नमस्कार मित्रों, द नेशनल स्कूल के इस ताजा अंक में आपका स्वागत है। हमारे साथ एक खास मेहमान है श्री मनोज वर्मा जी। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अरुण जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से जो है हमारे लिए समय निकाला। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनावों के बारे में। दिल्ली में जो मौसम का जो पारा है वो नीचे गिर रहा है, लेकिन जो राजनीति का पारा है वो लगातार ऊपर चढ़ रहा है। जी। और मैं मनोज जी का एक संक्षिप्त परिचय करवा देता हूँ। वैसे तो कोई परिचय उनकी करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विख्यात पत्रकार हैं, स्तंभकार हैं, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में भी जो है वो बतौर ब्रॉडकास्टर उनकी एक अपनी प्रतिष्ठा है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर उनका बहुत ही गहन अध्ययन है, लेखन है, ब्रॉडकास्टिंग करते हैं। और हमारे साथ खासकर, अगर आप हमारे पिछले वीडियोस देखेंगे तो महाराष्ट्र का चुनाव हो या हरियाणा का चुनाव हो, इन सब चुनावों में जो भी प्रिडिक्शंस मनोज जी ने की, जो भी संकेत मनोज जी ने दिए, बिल्कुल चुनाव परिणाम उसी के अनुरूप आए। तो अब दिल्ली की बारी है। दिल्ली में हम जानते हैं कि अगले 2 महीने में करीबन जो है वो चुनाव होने जा रहे हैं। जी। और उम्मीद है कि जनवरी के जो है प्रथम सप्ताह में शायद चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाए और कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो जाएगा। उससे पहले अब हम दो चीजें देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में है, और उसे हटाने के लिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां प्रयास कर रही हैं। तो दिल्ली के चुनावों में अभी फिलहाल जो मुद्दे उभर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि किन मुद्दों के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ा जाए? देखिए, इस बार सबसे बड़ा मुद्दा तो खुद अरविंद केजरीवाल जी हैं। और अरविंद केजरीवाल जी इसलिए खुद मुद्दा हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने 10 साल पहले जब आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में दिल्ली में सरकार बनाई थी, अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में आंदोलन किया था, तो उन्होंने दिल्ली और देश की जनता के साथ एक वादा किया था कि वो राजनीति में जो संस्कृति है, जो कल्चर है, उसे बदलने के लिए राजनीति में आए। उन्होंने कुछ वादे किए थे कि वो नैतिकता के मापदंड स्थापित करेंगे राजनीति में। उन्होंने ये भी वादा किया था कि वो सरकारी सुविधाओं को दूर रखकर शासन करेंगे, एक राजनीति की दिशा तय करने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा उनके भ्रष्टाचार का था कि उन्होंने कहा देश में जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस नेतृत्व जो सरकार थी उस समय की यूपीए सरकार, उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप थे, और तमाम लोगों के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। साबित हुए नहीं हुए ये एक अलग मुद्दा है। लेकिन आज जब तीसरी बार के लिए केजरीवाल जी और उनकी पार्टी दिल्ली की जनता के सामने चुनाव के मुहाने पे खड़ी है, तो सबसे बड़ा सवाल भ्रष्टाचार का है। जिस मुद्दे को लेकर अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की स्थापना की थी, दिल्ली की सत्ता संभाली थी, आज वही मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी से जवाब मांग रहा है। क्या वो भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिल्ली में दे पाए? क्या लोगों को पीने का साफ पानी अरविंद केजरीवाल जी दे पाए? क्या बिजली व्यवस्था दिल्ली की बेहतर है? क्या दिल्ली में सफाई की व्यवस्था बेहतर है? ये ऐसे मुद्दे हैं जो दिल्ली के आम नागरिकों से सीधे सीधे जुड़े हैं। और मुझे लगता है कि इस बार अरविंद केजरीवाल जी को इन मुद्दों पर जवाब देना, और दिल्ली की जनता ने देखा। मैं ये नहीं कहता कि कुछ काम अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं किए, कुछ काम किए, लेकिन बड़े पैमाने पर देखा जाए तो शराब नीति को लेकर जो सवाल उठा है वो बड़ा गंभीर है। उनकी सरकार में घोटाला हुआ नहीं हुआ ये न्यायालय तय करेगा, ये जांच का विषय है। लेकिन शराब नीति को लेकर जो सवाल उठे, क्योंकि शराब का मुद्दा, नशे का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा है। आपको याद होगा जब आम आदमी पार्टी ने पंजाब में चुनाव लड़ा था तो नशे को मुद्दा बनाया था। दिल्ली में आम आदमी पार्टी आज नशे में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आरोप है उनके ऊपर कि सुशासन, जिस सुशासन की बात अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, उसमें मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बार वो कटघरे में खड़े हैं। चाहे वो उनके बंगले का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार के जो मुद्दे उनकी सरकार पे लगे, ये मुद्दे हों। जी अरुण जी। काफी सारे लोग उन्हें छोड़कर जो पहले उनके साथ थे दूसरी पार्टियों में भी जा चुके हैं। और उनके जो मंत्री हैं, कैलाश गहलोत, वो भी जी। छोड़कर आम आदमी पार्टी को हाल ही में भाजपा में आ गए थे। और आम आदमी पार्टी जो है वो ज्यादातर मामलों में जो अगर काम नहीं हुए हैं तो उसका आरोप या तो केंद्र सरकार पर मढ़ रही है,
और यहाँ केंद्र सरकार के प्रतिनिधि लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी दिल्ली के उपराज्यपाल पर मर रही है और बार जी बार कह रही है कि हमें ये काम नहीं करने दे रहे हैं। आपको लगता है कि ये जो मुद्दा है, ये जनता के अंदर इसकी कोई रेजोनेंस होगी, या जनता जो है वो इस बात को देख रही है कि अपनी शायद असफलताओं को छुपाने के लिए, या जो अपनी निष्क्रियता थी उसको छुपाने के लिए, या अनियमितताओं को छुपाने के लिए, जो कुछ सामने आई और जिनकी जांच चल रही है, जैसा आपने जी कहा जांच होगी जी पता चलेगा कि हुई कि नहीं हुई। तो इन सब चीजों को लेकर जो है वो और कोर्ट ने भी अभी हाल ही में एक मामले में जिसमें दिल्ली के सांसद आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू करवाने के लिए कोर्ट गए थे, तो उसमें कोर्ट की भी कुछ प्रतिकूल टिप्पणियां आम आदमी जी पार्टी की सरकार को लेकर आई। तो क्या ये, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी का एक बड़ा आर्गुमेंट जो है, एक बड़ा चुनावी मुद्दा आम आदमी पार्टी की तरफ से ये है कि दिल्ली में जो काम नहीं हुए हैं उसकी जिम्मेदारी जो है वो केंद्र सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर की है, और जो नौकरशाही है जो केंद्र सरकार के इशारे पर उन्हें काम नहीं करने दे रही है। तो जी क्या लगता है ये मुद्दा बासी हो चुका है, ये देखिए, लोग देख मुझे रहे हैं, क्या आपका विचार है? जी मुझे लगता है कि जो असफलताएं हैं उनको छिपाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी इस मुद्दे को बना सकते हैं। केंद्र सरकार पे अपनी जवाबदेही को डाल दीजिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनके वादे खुद केजरीवाल जी ने किए थे। भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे, ये तो केजरीवाल जी को ही देना था। शराब नीति को लेकर अगर सवाल उठे हैं तो उसका जवाब कौन देगा? ये केजरीवाल जी और उनकी पार्टी को ही देना होगा। दिल्ली में सफाई व्यवस्था का जो आलम है, जो प्रदूषण का आलम है, ये सीधे सीधे मुद्दे तो केजरीवाल जी के अधीन आते हैं। क्या वो व्यवस्था दे पाए? साफ पानी दिल्ली के लोगों को मिले, ये केजरीवाल जी ने 10 साल पहले भी कहा था। क्या साफ पानी दिल्ली के लोगों को मिला? ये तो दिल्ली सरकार के अधीन मामले हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कि उपराज्यपाल महोदय या केंद्र सरकार की कोई भूमिका है। ये बात सही है, ये बात अरविंद केजरीवाल जी को भी मालूम थी कि दिल्ली का जो शासन व्यवस्था है वो बहु एजेंसी है, बहु व्यवस्था है। इसमें इसमें केंद्र सरकार के भी कुछ अधिकार हैं, एनडीएमसी के भी अधिकार हैं, कुछ दिल्ली कैंट का हिस्सा भी आता है, नगर निगम भी है और दिल्ली सरकार भी है। तो आपको अपनी सीमाएं मालूम थी। उन्हीं सीमाओं में रहकर शीला दीक्षित दीक्षित जी ने भी शासन किया दिल्ली में। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय दिल्ली में शासन किया। उससे पहले 5 साल बीजेपी ने शासन दिल्ली में किया। और दोनों ही सरकारों ने अपने अपने स्तर पे अपने अपने स्तर पर विकास के काम किए। अगर आप शीला जी के विरोधियों से भी पूछेंगे, आज कांग्रेस पार्टी के विरोधियों से भी पूछेंगे, तो वो भी ये बात, तो इस बात को मानेंगे। और मुझे भी ये बात कहते हुए संकोच नहीं है अरुण जी कि शीला दीक्षित जी ने दिल्ली के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसलिए क्या, आज ये कहना जी अरविंद जी, केजरीवाल जी का कि साहब दिल्ली में हमें काम नहीं करने दिया, मुझे लगता है कि दिल्ली वालों के इस बार गले नहीं उतरेगी ये बात। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इंडिया अलायंस का हिस्सा थे, जी और लोकसभा चुनाव में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा। आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों आमने सामने हैं दिल्ली के चुनावों में। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि कांग्रेस तो इस हद तक चली गई कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि केजरीवाल एंटी नेशनल है, और केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा मिलकर खेल खेल रहे हैं आपस में, और कांग्रेस एक तरीके से बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है। जी लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इंडिया जो गठबंधन है उसके लिए जो ये आमने सामने की बात हो रही है, और उन्होंने ये भी धमकी दी कि हम लोग जो है वो इंडिया अलायंस से या तो वॉकआउट कर जाएंगे या कांग्रेस को बाहर करने की कोशिश करेंगे। एक इस पूरे चुनावी दौर में एक जो है वृहद परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो राष्ट्रीय राजनीति और खासकर जो विपक्ष की राजनीति है उसके लिए आप क्या संकेत देख रहे हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी जो राजनीति का तरीका अपनाया है और खासतौर से इंडिया अलायंस के रूप में, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आप 10 साल पहले का देखें, 14 से पहले, 12-13 में केजरीवाल जी की राजनीति को, आम आदमी पार्टी की राजनीति को, आपका सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का था। और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही आम आदमी पार्टी सड़कों पर थी। और आम आदमी पार्टी ने उसी कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडिया अलायंस में शामिल होने की पहल की। ये, और मैं ये बात समझता हूं कि ये सारे मुद्दे भ्रष्टाचार के या तमाम मुद्दे आम आदमी पार्टी के सामने थे।
और अगर इंडिया अलायंस को आप देखें अरुण जी, तो देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों के साथ जो कांग्रेस पार्टी के इंडिया अलायंस में पार्टनर हैं, हमें साफ साफ टकराव होता नजर दिखाई दे रहा है। अगर बात आप महाराष्ट्र में करें तो कई मुद्दों पर शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना है, उसमें और कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद साफ दिखाई देते हैं। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच 370 को लेकर मतभेद साफ दिखाई दिए। अगर आप पश्चिम बंगाल में जाइए तो ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच मतभेद दिखाई देते हैं। ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी और उसके जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं, उनके बीच वैचारिक टकराव देखने को मिलता है। दिल्ली में यह टकराव खुल के इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी एक गंभीरता दिखा रही है दिल्ली में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पार्टी ने जल्दी टिकटों का घोषणा भी कर दी और कई सीटों पे कांग्रेस पार्टी ने अच्छे उम्मीदवार, अच्छे मैं सेंस में कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उनकी एक छवि मजबूत है समाज उम्मीदवार, में। जिसको आप कहते हैं मजबूत उम्मीदवार। हाँ, मजबूत उम्मीदवार हैं। अब कांग्रेस पार्टी और उसको उम्मीदवार कितनी मजबूती से लड़ेंगे ये समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी पे हमला किया है, मुझे ऐसा लगता है अरुण जी कि आम आदमी पार्टी को यह फीडबैक मिल चुका है कि कांग्रेस पार्टी उसको नुकसान पहुंचा सकती है चुनाव में, और कांग्रेस कई सीटों पर जीत हार के समीकरण को बिगाड़ सकती है, ये मुझे लग रहा है। और इसलिए सबसे बड़ी चिंता जो है वो अरविंद केजरीवाल जी को ये है कि कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव नहीं लड़े और बीजेपी से चुनाव लड़े। अरे भाई, बीजेपी और आम आदमी पार्टी का चुनाव है दिल्ली में, सीधे सीधी लड़ाई दोनों के बीच है। तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी से चुनाव कैसे टक्कर लेगी? दिल्ली में शासन आम आदमी पार्टी कर रही है, कांग्रेस पार्टी आम आदमी के साथ चुनाव लड़ेगी। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने चुनाव लड़े और वहां पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती विधानसभा चुनाव। तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव लड़ रही है, क्योंकि कांग्रेस को भी अपनी जमीन बचानी है दिल्ली में। और मुझे इसलिए लगता है कि दिल्ली में कई सीटों पर त्रिकोणीय चुनाव की स्थिति ना बन जाए, त्रिकोणीय चुनाव ना हो, यह केजरीवाल जी की चिंता है। और इसलिए केजरीवाल जी कांग्रेस पर और आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस पर अधिक आक्रामक होते हुए नजर आ रहे हैं। आपने देखा होगा 1993 में दिल्ली में जब चुनाव हुआ था तो त्रिकोणीय चुनाव हुआ था दिल्ली में, कि उस समय संयुक्त मोर्चा, या मैं कहूं उस समय का जो एक तीसरा मोर्चा दिल्ली में जो बना था, उसने करीब 20% के आसपास वोट हासिल किए थे और दिल्ली में बीजेपी की सरकार पहली बार दिल्ली में विधानसभा में बनी थी। मुझे लगता है कि इस प्रकार की स्थिति इस बार भी बन सकती है। और अगर ये त्रिकोणीय चुनाव कई सीटों पर हुआ तो निश्चित रूप से परिणाम इस बार अरविंद केजरीवाल जी के लिए बहुत सुखद रहने वाले नहीं हैं। और जहां तक छवि की बात की जाए, मैं काम की बात नहीं कह रहा हूं, मैं आरोपों की बात नहीं कह रहा हूं। पिछले 10 सालों में कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल जी की छवि पर भी कहीं ना कहीं डेंट, कहीं ना कहीं मैं समझता हूं उसमें गिरावट जरूर आई है। वो उसका एहसास उनको भी है। जी। अगर हम भाजपा की बात करें, जैसा आपने कहा कि सीधा आमने सामने का मुकाबला, और भाजपा जैसे हर चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकती है, इस चुनाव में भी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। और भाजपा के सामने क्या चुनौतियां हैं? एक चुनौती जो मुझे लगती है वो, और आप इसके ऊपर बताएं कि आप का क्या विचार है, और क्या चुनौती है। मुझे लगता है कि भाजपा के सामने दो बड़ी चुनौतियां दिल्ली के अंदर। एक, कि केजरीवाल चाहे उनकी छवि जैसी भी हो, पर उन्होंने एक कद्दावर नेता, वो अपने आप में एक ब्रांड केजरीवाल का जो है वो जी। बना। तो भाजपा के पास एक समय था जब मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा, विजय कुमार मल्होत्रा, इस तरीके के जो है वो बड़े सारे नेता, जो बड़े बड़े कद के नेता थे, वो थे। कांग्रेस के पास भी शीला दीक्षित थी जो है, और भी कई जो है कद्दावर नेता उनके पास उस समय थे। तो एक तो नेतृत्व, एक ऐसा नेतृत्व जो कि केजरीवाल को टक्कर दे सके। जैसा आपने कहा कि इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा केजरीवाल है, या ब्रांड जी। केजरीवाल जिसे हम कहें। तो आपको क्या लगता है कि, और दूसरा, समय समय पर एक ये भी बात होती रही है कि भाजपा जो है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव भी हारी, और दिल्ली के अंदर भी उन्होंने अपने जो है वो काफी, जो है एक को छोड़कर बाकी सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन में भी, लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट अपने बदले।
एंटी इनकम्बेंसी को रोकने के लिए। भाजपा के सामने आपको क्या लगता है कि क्या चुनौतियां हैं, या भाजपा को क्या क्या चीजें अगर ठीक से कर लेती है तो केजरीवाल को कड़ी टक्कर दे सकती है या सत्ता में वापस आ सकती है, और कांग्रेस के सामने क्या क्या चुनौती है कि देखिए एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। देखिए सरकार तो बनाने की स्थिति में वो है ही नहीं, जी मतलब जो है वो जी उस पर चर्चा करना बेमानी है। जी। जी। अरुण जी, जैसा आपने कहा कि ये बात सही है कि दिल्ली में बीजेपी के सामने राज्य स्तर से एक लीडरशिप का क्राइसिस रहा। लंबे समय से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में कोई ऐसा चेहरा नहीं है, जैसे आपने मदन लाल खुराना जी की बात की, साठ सिंह वर्मा जी की बात की, इस तरह का कोई चेहरा इस समय बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि बीजेपी का संगठन दिल्ली में बहुत मजबूत है। और मैं ये भी इस बात को भी स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि दिल्ली में केंद्र सरकार भी है और उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। बीजेपी के पास एक नेशनल स्तर पर गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, जिसको लेकर यह कहा जा सकता है कि एक शासन व्यवस्था, क्योंकि मैंने कहा कि दिल्ली में बहु प्रशासनिक व्यवस्था है और उसमें केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा रोल है। तो मुझे लगता है कि जो लीडरशिप क्राइसिस की बात है वो एक संकट है बीजेपी में, और बीजेपी में इस पर चिंतन मंथन हो भी रहा है कि एक कोई ऐसा मजबूत चेहरा केजरीवाल जी के सामने पेश किया जाए ताकि उनको चुनौती दी जा सके। लेकिन मैं मानता यह हूं अरुण जी की, अगर आप देखिए 98 से लेकर बीजेपी के वोट बैंक में कमी नहीं आई है दिल्ली में। अगर मैं विधानसभा की बात करूं, विधानसभा में बीजेपी का जो वोट प्रतिशत रहा है वो 32% से नीचे नहीं आया है। वो चाहे 98 का चुनाव हो, 2003 का चुनाव हो या उसके बाद के चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में चुनाव जीतती रही 45 से 55% के बीच में, 50% के आसपास आप मान लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी दो चुनाव दिल्ली में जो जीते हैं उनका प्रतिशत भी लगभग इसी के आसपास रहा है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में जब सीधी फाइट होती है तो उसका लाभ जो बीजेपी विरोधी दल है उसको मिलता है, लेकिन जब दिल्ली में त्रिकोणीय स्थिति बनती है तो उसका लाभ बीजेपी को मिलता है, क्योंकि बीजेपी का वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लोकसभा चुनाव को देखें तो लगातार भारतीय जनता पार्टी ने 50% से ज्यादा या उसके आसपास वोट हासिल करके हर बार सातों सीटें जीती हैं, चाहे बात 14 की हो, 19 की हो या 24 की हो। यानी बीजेपी का एक बड़ा वोट बैंक दिल्ली में है। अब यह समीकरण की बात है कि चुनाव त्रिकोणीय होगा या सीधा चुनाव होगा। कांग्रेस पार्टी कितने दम से चुनाव लड़ती है यह कांग्रेस पार्टी पर निर्भर करता है, क्योंकि कांग्रेस को भी देखिए एक एक करके कांग्रेस अपने सारे राज्य गंवाती जा रही है। अगर देश में देखिए, चाहे बात मैं आंध्र प्रदेश की करूं या उड़ीसा की कीजिए, दिल्ली की कीजिए, कई राज्यों की स्थिति ऐसी है कि कहीं भी कांग्रेस का एक विधायक नहीं है। उन राज्यों में से एक राज्य दिल्ली भी है। क्या ये एक बड़ा सवाल राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और कांग्रेस नेतृत्व पर है कि उनकी नाक के नीचे क्या कांग्रेस पार्टी फिर से वही प्रदर्शन दोहराएगी? क्या कोई सीट नहीं जीतेगी? लेकिन मुझे लगता है कि इस बार जिस तरह से कांग्रेस ने टिकटों का वितरण किया है उसमें कई चेहरे ऐसे हैं जो चुनाव को दमदार या मजबूती से लड़ सकते हैं। और अगर आप देखिए कि जिस तरह का दिल्ली में केजरीवाल जी पे आरोप लगे हैं, जाहिर तौर पर मैं ये कह सकता हूं कि एक समय केजरीवाल जी को लेकर जो हमें लहर देखने को दिल्ली में मिलती थी वो कम से कम मुझे इस बार उस तरह की लहर देखने को नहीं मिल रही है। उस लहर में कमी जरूर आई है। अब ये कमी कितनी आई है और आने वाले दिनों में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को घेरेंगे, किस तरह से मुद्दे जनता के सामने रखेंगे और अरविंद केजरीवाल जी उन मुद्दों का जवाब किस तरह देंगे, यह मतदाताओं पर निर्भर करेगा कि वो अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मौका दें, कितना मौका दें, या बीजेपी को मौका दें। और इन दोनों के बीच कांग्रेस पार्टी अपने आप को कहां खड़ा कर सकती है, यह कांग्रेस पर निर्भर करता है। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी पूरे मूड में दिख रही है इस बार। इसलिए दिख रही है मूड में, मुझे ये बात मालूम है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने की संभावनाएं बेहद कम हैं। लेकिन जिस तरह का रोल गुजरात में आम आदमी पार्टी ने निभाया, कांग्रेस को जिस तरह वोट काटे, गोवा में जिस तरह से आम आदमी पार्टी लड़ी और कांग्रेस को उसका नुकसान हुआ, ऐसे कई राज्य हैं जहां पर कांग्रेस को आम आदमी पार्टी के कारण नुकसान हुआ। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर जो चिंतन है, आपने भी देखा होगा जब लोकसभा चुनाव आम आदमी पार्टी
और कांग्रेस दिल्ली में मिलकर लड़े थे, तब भी सातों सीटें हारे। और कांग्रेस पार्टी में एक बड़े वर्ग में, उसमें संदीप दीक्षित भी शामिल है, जो इस बार नई दिल्ली विधानसभा से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, काफी जोर शोर से उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था कि भाई हम अरविंद केजरीवाल जी के साथ मिलकर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। जिस जिस व्यक्ति ने, जिस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और कई राज्यों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया है, तो दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ चुनाव क्यों नहीं लड़े। और मुझे लग रहा है कि इस बार अजय माकन, संदीप दीक्षित जो हैं, और देवेंद्र यादव जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, दिल्ली में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के मूड में है। जी अरुण जी। जी। तो आज की चर्चा को यही समाप्त करेंगे, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। अभी चुनावी जो है वो गर्मी शुरू हुई है, तो हम लोग इस पे लगातार चर्चा करते रहेंगे, और आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकाला हमारे साथ चर्चा के लिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो जल्दी मिलेंगे एक नए विषय के साथ, और चर्चा करेंगे उस पर। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद अरुण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।